हेलो बच्चों, महादेव। आज के वीडियो का टारगेट है कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और ख़ास बात क्या है कि ये जो वायर है ये लिमिटेड डायमेंशन का है, यानी कि वेरी लॉन्ग नहीं है। यूं कुछ समझो, इस डायग्राम को फाइनली समझने के लिए इसको जरा सेगमेंट में हम समझें, टुकड़ों में समझें। ये वायर है, मान लो यही वायर है, इसकी लेंथ है ए बी और इससे नॉर्मली आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, इससे परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। इस वायर की वजह से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और गिवन पैरामीटर क्या है? अब गिवन पैरामीटर दो हो सकता है, या तो इसकी लेंथ दे दें और इस पर टोटल चार्ज दे दें, या एक टर्म ले लें लीनियर चार्ज डेंसिटी। मीन्स अगर इसकी लेंथ L है और इस पर टोटल चार्ज Q है तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो लिख दिया हमने Q/L। तो ये हो गया इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो गिवन टर्म है या तो QL हो सकता है या लेमडा हो सकता है। तो जवाब जो हमारा आएगा या तो उसमें लेमडा होना चाहिए या Q और L होना चाहिए। तो बहरहाल मैं इस ट्रेडिशन को लेकर चल रहा हूँ कि पहले आंसर को मैं लेमडा के टर्म में, आर के टर्म में फाइंड आउट करूँगा, फिर देखा जाएगा कि Q/L उस हिसाब से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे पास टारगेट क्या है कि एक वायर है ए बी, ये लेंथ के अलॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज है। मीन्स उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा कूलम बाई मीटर है, मीन्स उसके यूनिट लेंथ में लेमडा कूलम चार्ज है। ऐसे वायर से नॉर्मली आर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो बेसिक डिपार्चर होगा, बेसिक अप्रोच होगा, वो यही होगा कि हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है तो इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर पी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है 1/4πε0 Q/r²। यही डिपार्टिंग पॉइंट है। इसी बेसिक फार्मूले के हेल्प से हम वायर की वजह से उससे नॉर्मली आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो जो डायग्राम है सचमुच हमने यहाँ बनाया है, ज़रा ध्यान से देखो। यही वायर ए बी है और इससे नॉर्मली ओपी डिस्टेंस पर जो कि आर के बराबर है, यही ओपी आर के बराबर है। हमें पॉइंट पी पर इस वायर की वजह से जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है या लेमडा कूलम बाई मीटर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा कि हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्रोच लेंगे और कुछ हल्का सा कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे, तो और कुछ सिमेट्री देखेंगे, जैसा कि पुराने वीडियो में मैं देखता चला आ रहा हूँ, और सारा रिजल्ट चला आएगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि मान लो कि O से कोई पॉइंट N है और ये डिस्टेंस Y है, ON की वैल्यू Y है। ये जो Y लेंथ है इस पॉइंट P पर ये थीटा एंगल बना रही है। Y लेंथ इस पॉइंट P पर थीटा एंगल बना रही है। इस Y से जरा सा आगे ये dy लेंथ ले लिया जिसको हमने nm कहा। तो nm जो है dy लेंथ है और ये dy लेंथ पॉइंट P पर ये छोटा सा एंगल d थीटा बना रही है। हम देखेंगे कि इस d थीटा एक्सपेंशन में या dy लेंथ में कितना चार्ज होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यूनिट लेंथ में लेमडा कूलम चार्ज है तो dy लेंथ में लेमडा dy चार्ज होगा। इसे हम जस्ट पॉइंट चार्ज मानते हैं, यानी कि इस लेंथ में dy लेंथ में जो चार्ज dq है जिसे मैंने लेमडा dy कहा, हियर वी आर अज्यूमिंग इट एज ए पॉइंट चार्ज, और इसे पॉइंट चार्ज मानकर इसकी वजह से पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जिसकी डायरेक्शन हमने यहाँ DE से दिखाया है। तो सिंपल सी बात है कि dy चार्ज dy लेंथ में जो चार्ज लेमडा dy है जिसको मैं dq कह रहा हूँ और जिसे मैं पॉइंट चार्ज कह रहा हूँ, उसकी वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो DE होगी, इस DE को हम ऐसे लिखेंगे कि DE इक्वल्स 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई एन पी स्क्वायर, एन पी स्क्वायर आर स्क्वायर, एन पी स्क्वायर। अब देखो ये एन पी क्या है, ये डिस्टेंस वाई है, यानी कि ओ एन वाई है और ओ पी आर के बराबर है। अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो एन पी स्क्वायर हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, मीन्स वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। चूंकि स्क्वायर की बात है तो हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्लेस पर वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सीधे सीधे। तो डी वाई लेंथ में जो छोटा चार्ज डी क्यू है की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस डी एन पी है ये बेसिकली फिर से देखो वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट के बराबर होगी। चूंकि हम ये स्क्वायर रखते हैं तो इसलिए रूट हटा दिया और सीधे इतना लिख दिया, नया कुछ नहीं करेंगे। यहां पर मैं डी क्यू की वैल्यू रखूंगा तो डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एट द प्लेस ऑफ डी क्यू लैम्डा डी वाई आर स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो गया डीई। तो इस पॉइंट चार्ज डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डीई की वैल्यू इतनी हो गई और डायरेक्शन हो गई ऐसे। अब देखो पॉइंट पी से ये जो लाइन जा रही है और ये जो लाइन जा रही है इससे हमने जस्ट एक्सिस की तरह ट्रीट किया है। पी को ओरिजिन मान लिया, ये प्लस एक्स है, समझो ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। और अगर हम वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर की बात करें तो इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हमने आई कैप कहा, इसको हमने माइनस आई कैप कहा, इसे प्लस जे कैप कहा, इसे माइनस जे कैप कहा। तो इस हिसाब से हम इस डीई के हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं। डीई की वैल्यू लिख दिया, मैं जरा ऊपर से लिख दे रहा हूं, इसे जरूरत पड़ेगी। तो डीई की वैल्यू को हमने यहां लिख दिया, मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि डीई हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी वाई आर स्क्वायर वाई स्क्वायर। और हमें डीई के दो कंपोनेंट मिल गए। तो डीई को अगर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा तो हो जाएगा डीई वेक्टर इक्वल्स डीई कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट इधर मिलेगा डीई कॉस थीटा और डायरेक्शन हो गई आई कैप प्लस इसका ये कंपोनेंट इधर मिलेगा माइनस वाई के डायरेक्शन में, तो लिख दिया डीई साइन थीटा और ये हो गया माइनस जे कैप। तो हमने क्या किया कि इस वायर से रैंडमली यहां से वाई पोजीशन पर एक छोटी सी लेंथ डी वाई लिया, उसके भीतर चार्ज को हमने डी क्यू यानी कि पॉइंट चार्ज एज्यूम करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, जिसके दो कंपोनेंट हो गए डीई कॉस थीटा और डी साइन थीटा। अगर हमें पूरे वायर की वजह से पॉइंट पी पर टोटल फील्ड निकालनी होगी तो हमें इसे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा। मीन्स अगर हम ई चाहते हैं तो ई हो जाएगा इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा आई कैप प्लस इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा माइनस जे कैप। चलो इसको हमने मान लिया कि यही EX है, ये EX है और ये EY है और ये E हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर EX और इधर हो जाएगा EY। तो हमें इंडिविजुअली EX को फाइंड आउट करना है, EY को फाइंड आउट करना है, वही E के बराबर होगा। तो चलो हम एक काम करें, पहले EX को हम फाइंड आउट करें। तो मैं मिटा दे रहा हूं। तो देखो EX कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन DE कॉस थीटा है। डायरेक्शन तो पता ही है कि इधर होगी आई कैप की तरफ। तो हमें EX की वैल्यू निकालने के लिए
इसको इंटीग्रेट करना होगा, नया कुछ भी नहीं है। डी के प्लेस पे लिख दिया हमने वहां से 1/4πε0 लेमडा डी वाई आर स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेसिकली बेटा इंटीग्रेशन कई तरह से हो सकता है। या तो हम एक काम करें कि पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल सिर्फ हमारा y दिख रहा है, तो हम सारे एक्सप्रेशन में इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। या तो हम चाहें, जो ज़्यादा सिंपलर दिख रहा है, कि हम इन सभी, अच्छा सॉरी ये cos थीटा छूट गया था, ये cos थीटा छूट गया था, ये cos थीटा छूट गया था। तो कुल मिलाकर या तो थीटा भी वेरिएबल है, थीटा के टर्म में हम सारे वेरिएबल को कन्वर्ट करें, इनका कन्वर्जन करें, तो दोनों अप्रोचेज हैं। पोजीशन के यानी कि y के रिस्पेक्ट में एंगल को चेंज करना भी इजी है, या y को एंगल के फॉर्म में भी चेंज करना इजी है, या एंगल को y के फॉर्म में चेंज करना इजी है। हमारी अप्रोच कोई हो सकती है, आंसर सेम आएगा। डेलिबरेटली जैसा ट्रेडिशन चलता चला रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि y को या dy को हम एंगल के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लिमिट लेना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि कोई लॉजिक नहीं, हम चाहें तो एंगल को भी y और dy के टर्म में चेंज कर सकते हैं, किया जाता है। तो चलो बहरहाल एक अप्रोच लेकर चला कि हम y को या dy को थीटा के टर्म में रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तब हमने क्या किया कि पॉइंट P को इस B से ज्वाइन किया, जिस वायर का लोअर पॉइंट है, और पॉइंट P को इस वायर के टॉप से ज्वाइन किया, जो पॉइंट A है, और ये मान लिया कि जो लोअर एंड B है वो इस लाइन OP से θ1 एंगल बना रहा है, ये एंगल θ1 बना रहा है, और जो पॉइंट A है इस बेस OP से ये θ2 एंगल बना रहा है। चूंकि हमें R को सॉरी Y को या dy को थीटा में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए ये मैथमेटिकल मजबूरी है कि हम इस हिसाब से सोचें। तो हमने ये सोचा, क्या सोचा कि पॉइंट P को यहाँ से ज्वाइन कर दो, पॉइंट P को यहाँ से ज्वाइन कर दो। B से ज्वाइन किया तो देखा कि OP से ये पॉइंट B ये एंगल θ1 बना रहा है, और OP से पॉइंट A ये एंगल ये θ2 बना रहा है। अब देखो हम क्या मानेंगे, किस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल को तुमने कौन सा देखा, ONP, इसमें ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा हो जाएगा y/r। तो हमने लिख दिया tan थीटा इक्वल्स y/r। यहां से आपको मिल गया बेटा y इक्वल्स r tan थीटा। तो देखो हमने y को लिख दिया r tan थीटा। अगर हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो हो जाएगा dy/d थीटा, और r कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ पर यहाँ से हमें dy मिल गया, तो हमें dy मिल गया r sec स्क्वायर थीटा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ एक समस्या सुलझ गई कि dy के प्लेस में लिख देंगे हम r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलो अब दूसरी बात मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। तो कुल मिलाकर हमने लिखा कि dy हो जाएगा, अगर नीड होगी तो dy हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब प्रॉब्लम इसकी आती है कि इसके लिए क्या करें। तो फिर देखो हमने लिखा था कि y इक्वल्स r tan थीटा। एक काम करो, इसका स्क्वायर करके इसमें r स्क्वायर ऐड कर दो, मीन्स मैं लिख रहा हूँ y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो हो जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर। नया कुछ नहीं किया बेटा, इसका स्क्वायर किया और इसमें r स्क्वायर ऐड कर दिया, तो इसका स्क्वायर इतना होता है प्लस r स्क्वायर ये हो गया। यहाँ से हमने r स्क्वायर
कॉमन लिया तो ये बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। बेटा ये आप पढ़े होगे कि ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो चलो आप इसको पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। तो हमने दो बातें किया कि y को एज्यूम किया आर टेन थीटा और y को थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो डी वाई चला आया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये जो एक्सप्रेशन है ये चला आया आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इन वैल्यूज को हम एक्स में यहाँ रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा। तो ध्यान से कहीं गड़बड़ी न हो, तो देखो ये है तुम्हारा, तो मैंने एक्स को लिखा है 1/4π0 लेमडा को ही रहने दिया बेटा, कांस्टेंट है, और यहां लिखा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इसके प्लेस पर, और ये ऑलरेडी कॉस थीटा था लिख दिया अपॉन इसके प्लेस पर रखा हमने आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो नया कुछ नहीं किया, इसकी जगह लिख दिया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये कॉस थीटा था ही, और इसकी जगह लिख दिया हमने आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, एक आर से आर भी कैंसिल होगा, नीचे आर बचेगा। तो अगर पूरी बात को हम समराइज करें, छोटे में लिखें, तो ये चला आ रहा है एक्स चला आएगा, एक्स चला आएगा। अच्छा इसमें देखो जो कांस्टेंट है जैसे लेमडा और आर हम इसको बाहर ले रहे हैं, तो चला आएगा लेमडा अपॉन 4πε0 आर, लेमडा अपॉन 4πε0, यहाँ से एक आर बचा, और वहाँ बच गया इंटीग्रेशन में कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। तो एक्स सिंपल होकर इतना चला आया। अब जरा ध्यान दो कि हम अब थीटा की लिमिट लेंगे, यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ सिंपल थीटा बचता है। तो हमने बेस लाइन ओपी माना था, अगर इधर का एंगल को हम माइनस कहेंगे तो इधर का एंगल को हम प्लस कहेंगे। एक कन्वेंशन है, क्योंकि ये दोनों एंगल थीटा 1 और थीटा 2 इस लाइन के अपोजिट साइड्स में बने हैं, तो इसलिए इनको जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम साइन कन्वेंशन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि अगर इधर के एंगल को माइनस कहा तो इधर के एंगल को प्लस कहा। वैसे भी क्या होता है कि अगर कोई लाइन है, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं एंगल को नापने के लिए यहाँ से इधर, तो माइनस लेते हैं, इधर चलते हैं तो प्लस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लॉजिक से ज़्यादा अच्छा ये रहा कि ये लाइन ओपी एक डिपार्टिंग लाइन है, एंगल्स दोनों तरफ बन रहे हैं, तो एक और के डायरेक्शन के एंगल को माइनस कहा तो एक और को हमने प्लस कहा। मीन्स यहाँ पर टोटल फील्ड निकालने के लिए थीटा की जो इनिशियल वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो थीटा 1 हो जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 2 हो जाएगी। लेकिन साइन के साथ चलेंगे तो ये माइनस थीटा 1 होगा और ये प्लस थीटा 2 होगा। तो इस हिसाब से ये बचता है माइनस थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2। अब देखो नया कुछ नहीं है, इसे हमने लिखा लेमडा अपॉन 4πε0 आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, तो लिख दिया हमने साइन थीटा, और लिमिट ले लिया बेटा, तो ये हो जाएगा थीटा 2, ये हो जाएगा माइनस थीटा 1। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, नया कुछ नहीं करेंगे, तो लेमडा अपॉन 4πε0 आर, और ये हो गया साइन थीटा 2, थीटा प्लेस पर माइनस साइन माइनस थीटा 1, ये रख दिया। अब देखो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो लास्ट में चला आएगा लेमडा अपॉन 4πε0 आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ये चला आया। तो अगर हम इसको इन शॉर्ट एक जगह लिखना चाहें तो मैं लिख दे रहा हूं
कि EX हो गया, EX हो गया लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहाँ ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये हो गया यहाँ पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्स कंपोनेंट का एक्सप्रेशन हो गया है इतना, और डायरेक्शन तो आई कैप हो ही गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा आई कैप। तो चलो बेटा, अगर ध्यान दो तो इस ई के दो कंपोनेंट मिलते थे, ई एक्स को हमने निकाल लिया इतना, अब ई वाई हो जाएगा, जिसे हम ई वाई कह रहे हैं, तो ई वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा, इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। अब देखो यहाँ भी सारी अप्रोचेज वही होंगी, फिर हम डी ई के प्लेस पे लिखेंगे वही पुरानी चीज़, फिर हम लिमिट लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अल्टीमेटली जैसे वहाँ cos थीटा डी थीटा चलाता था, यहाँ चल आएगा साइन थीटा डी थीटा। तो देखो बेटा, बीच का स्टेप लिखने से कोई बहुत फायदा नहीं है, सारी अप्रोचेज वही होंगी। देखो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा डी ई के प्लेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू मीन्स लेमडा डी वाई, और आर मीन्स इस डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साइन थीटा। ये मैं लिखता, फिर मैं क्या करता, वही एज्यूम करता कि y इक्वल्स आर टेन थीटा, फिर डी वाई चलाता आर सेक स्क्वायर थीटा, और आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चलाता आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सारी वैल्यूज रखता जैसे पीछे रखा गया है। तो ये बीच का स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, पुराने अप्रोच की तरह है। तो अल्टीमेटली हमें ई वाई मिल जाता, ई वाई मिल जाता हमें लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, ये फाइनल मिल जाता है। और यहाँ भी अगर हम लिमिट रखते तो यहाँ लिखते माइनस थीटा 1 और लिखते प्लस थीटा 2। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो बेटा, इसका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो गया माइनस कॉस थीटा, यहाँ रखा थीटा 2, यहाँ रखा माइनस थीटा 1। अब ये माइनस बाहर चलाएगा तो थोड़ा ले लिया, तो माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो गया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। जब ये माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ सिर्फ cos थीटा बचा, यहाँ पर एक बार थीटा 2 रखा, एक बार मैं थीटा 1 रखा। अब ये माइनस जरा भीतर ले जाओ तो ये माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये आ गया ई वाई। अब आओ जो हमें बात बतानी है, तो कुल मिलाकर यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी ड्यू टू दिस लिमिटेड लेंथ ऑफ वायर, उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा जिसे मैं ई एक्स कह रहा हूं वो इतना हो जाएगा, और जो वाई कंपोनेंट होगा वो इतना हो जाएगा। यानी कि ई वाई को हमने लिख दिया लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे कैप मीन्स इधर की तरफ, और ये हो गया ए। तो ये एक्सप्रेशन बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं इस डायग्राम को मिटा दूं, अब इसकी नीड है नहीं, तो बड़े सिंपल वे में अगर इसके करस्पॉन्डिंग एक नया डायग्राम बनाऊं
तो याद रखना बड़ा इजी हो जाएगा कि हमने कुछ नहीं किया था, ये वायर था ए बी जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लेमडा, उससे नॉर्मली आर पोजीशन पर कोई पॉइंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कुल मिलाकर इसके दो कंपोनेंट बनते थे, एक इधर ई एक्स और एक इधर बनता था ई वाई। ये एंगल हो जाता था थीटा 1 और एंगल हो जाता था थीटा 2। तो इस डायग्राम को हम ऐसे रिड्यूस कर दें और ऐसे याद रखें कि अगर ये वायर है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जिसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा दे दिया गया है, तो उससे नॉर्मली आर पोजीशन पर कहीं पर कोई पॉइंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में इतना हो जाएगा और इस डायरेक्शन में इतना हो जाएगा। रिजल्टेंट फील्ड निकालनी होगी तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे, सम करेंगे तो रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी। डायरेक्शन निकालना होगा तो ई वाई को ई एक्स से डिवाइड करेंगे। तो मान लो अगर बाय द वे ये एंगल कुछ, ये ई इधर आ रहा है, ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा को निकालने का तरीका ये है कि ई वाई को ई एक्स से डिवाइड कर दो, जो एंगल आएगा वो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से इधर से किस एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इस हिसाब से हम ये सारा काम करते हैं। अब देखो बेटा, इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस आपके कोर्स में हैं जो आपको जानने चाहिए। पर्टिकुलर केस ये है कि चलो मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, ये पॉइंट पी है। वो केस नंबर 1 ये लेते हैं, अक्सर पूछते हैं कि अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, यानी किसी लेंथ लिमिटेड ना हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो जैसे से वायर लंबा होता चला जाएगा, पॉइंट जो ए है और ऊपर चलता चला जाएगा और ये एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। मीन्स जैसे ये वायर यहाँ हो गया मान लो, तो ये एंगल कुछ यूं हो गया, ये वायर और बड़ा हो गया, एंगल कुछ और हो गया। तो लिमिटिंग केस में कि जब ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, ये एंगल 90 का हो जाएगा, और जब ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, ये एंगल भी 90 का हो जाएगा। मीन्स ये बात निकली कि अगर कोई वायर वेरी लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग को हमने ऐसे बना दिया कि वायर वेरी लॉन्ग है और यहाँ से कोई पॉइंट पी है, हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस केस में ये थीटा 1 बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा और थीटा 2 भी बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर इन वैल्यूज़ को 90 रखना चाहिए, तो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। तो देखो थीटा 1 थीटा 2 को हमने π/2 रखा। इफ शर्त क्या है, इफ वायर इज वेरी लॉन्ग मीन्स इन्फिनिटली लॉन्ग, बहुत बड़ा है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री। तो यहाँ पर रखो, तो उस केस में ई एक्स मिल जाएगा बेटा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो मिल गया। ये साइन 90 साइन 90 साइन 91 साइन 91, तो ये हो गया 2, तो सीधे लिख दिया 2। अब 2 से 4 को डिवाइड कर दो तो 2, तो ई एक्स आपको मिल जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ई एक्स की वैल्यू ये मिल गई। जहां तक ई वाई की वैल्यू है cos 90 0 cos 90 0, तो ई वाई हो जाएगा 0। मीन्स अगर ये वायर वेरी लॉन्ग है, ये तार बहुत लंबा है, तो इससे नॉर्मली आर पोजीशन पर पॉइंट पी पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, ई ही हो जाएगा ई एक्स, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ये डेरिवेशन आपको फिर करना है, लेकिन गॉस थ्योरम के हेल्प से करना है। तो अगर गॉस थ्योरम के हेल्प से नहीं करना है, यहाँ से करना है, तो डायरेक्टली ये ऐसे हो गया। तो इसका, इस फार्मूले का फर्स्ट यूज ये हो गया। सेकंड यूज जो अक्सर पूछते हैं कि अगर वायर है तो, लेकिन ये वायर
सेमी इन्फिनाइट है। सेमी इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ कि इसके इस एंड पॉइंट की पोजीशन हमें पता है, लेकिन आखिरी एंड पॉइंट इन्फिनिटी पर है। तो देखो, अगर ये वायर ऐसे होता तो आप यूं मिला तो ये थीटा में कहलाता। चूंकि वायर की शुरुआत ही वहां से हो रही है जहां पर आपको फील्ड निकालना है, वायर के एंड ए पर हमको फील्ड निकालना है, तो नेचुरली अगर हम ऐसे मिलाते तो हम इसे थीटा वन बोलते। यहाँ पर थीटा वन क्या है, 0 है, और ये वायर इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो थीटा टू क्या है, 90 है। यानी कि वायर सेमी इन्फिनाइट लेंथ का हो। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ऐसे मान के चलो कि वायर के एक एंड की पोजीशन आपको पता है और दूसरा एंड कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो उस केस में जो डायग्राम कैसे था, डायग्राम ऐसे था कि ये थीटा वन था और ये थीटा टू था। चूंकि हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत करें तो थीटा वन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा वन हो गया 0, और चूंकि वायर इन्फिनिटी लॉन्ग है तो ये बढ़ते बढ़ते 90 हो गया, तो थीटा टू हो गया π/2। मीन्स अगर वायर के एक एंड पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक ऐसा वायर जो इन्फिनिटी लेंथ का है लेकिन जिसका बेसिक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, ये पता है, तो देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज को रखेंगे। तो Ex हो जाएगा बेटा, Ex है लैम्डा अपॉन 4πε0r। साइन थीटा वन 0 था, तो साइन थीटा वन 0 था तो 0 हो गया। थीटा टू 90 था तो 91 होता है, तो सीधे सीधे हो गया ये इतना। तो Ex की वैल्यू ये हो गई। अब देखो Ey निकालना है, तो Ey में ये हमने लिख दिया लैम्डा अपॉन 4πε0r, और कास थीटा वन 0 था तो 1 हो जाएगा, थीटा टू 90 था तो 0 हो जाएगा। मीन्स ये इतना ही हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो बाय द वे, अगर हम सेमी इन्फिनाइट लेंथ वाले वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहें तो कुछ ऐसा बन रहा है कि R है, ये पॉइंट P है, ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है। आगे जाकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिल रहे हैं, Ex इधर मिल रहा है और Ey इधर मिल रहा है, और बाय द वे दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। इसका स्क्वायर करें प्लस इसका स्क्वायर करें, रूट ले लें, तो E हो जाएगा Ex स्क्वायर Uy स्क्वायर का रूट। अब देखो ये सेम है, तो ये बाहर चला जाएगा, ये भी बाहर चला गया, यहाँ बचेगा √2, तो सीधे सीधे हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0r इंटू √2। तो देखो E की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू चली आई √2 लैम्डा अपॉन 4πε0r। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी हो गई। अब यहां पर डायरेक्शन निकालना बड़ा आसान है। अगर इस एंगल को मैं अल्फा कह रहा हूं, इस एंगल को अगर मैं अल्फा कह रहा हूं, तो tan अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा Ey अपॉन Ex। अब जितना Ey है उतना Ex है, तो ये 1 हो गया, तो अल्फा हो जाएगा 45 डिग्री। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के ठीक बीच से होकर जाएगी। तो सेमी इन्फिनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये हो गया और ये डायरेक्शन हो गई। तो बेटा देखा आपने कि जो फार्मूला हमने एक लिमिटेड डायमेंशन के वायर के लिए एक जनरल पॉइंट पर हमने ड्रॉ किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसके दो पार्टिकुलर केसेस में रिजल्ट क्या क्या होते हैं। इन्फिनाइट वायर के केस में ये हो जाता है लैम्डा अपॉन 2πε0r, और सेमी इन्फिनाइट के केस में वैल्यू ये आती है और डायरेक्शन ठीक बीच से होकर चली आती है। इस पर और भी एग्जाम्पल्स बनते हैं, जैसे एस वर्मा में क्वेश्चन दिया है। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ, कमिंग टाइम में
मैं न्यूमेरिकल वैल्यू इस ऐसे फार्मूलों पर जो तमाम कंडीशंस में आए हैं ट्यूगर में या कुछ ऐसी बुक्स में हैं, मैं लूँगा। बेटा तब तक के लिए महादेव।